हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीयू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप एंड स्पेशल वेलकम टू ऑल द डीयू बीएससी फिजिक्स ऑनर स्टूडेंट्स। दोस्तों, सेमेस्टर एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं। अगर आपको एग्जाम की थोड़ी सी भी टेंशन है तो घबराइए मत, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरा नाम विनय प्रताप सिंह है। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अटोमिक एंड मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं जिन क्वेश्चंस के। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर के साथ। एक क्वेश्चन है आपके पास। द फर्स्ट रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ दिस मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल एंड CN16O मॉलिक्यूल आर गिवन। आपके पास क्या गिवन है? फर्स्ट रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मींस फर्स्ट रोटेशन लाइन की आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द आइसोटोप। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आइसोटोपिक शिफ्ट के कारण क्या हो जाता है, मास रिड्यूस मास चेंज हो जाता है मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर एक NC मॉलिक्यूल, NC कार्बन एटम है, हमें फाइंड करना है कि ये कौन सा आइसोटोप है कार्बन का। कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो एब्जॉर्प्शन रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्या रिलेशन होता है रिड्यूस मास के साथ, 1/μ। ठीक है, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 1/√μ के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूस मास के, 1/√μ। एंड रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ। तो 𝜇1 डिवाइड बाय 𝜇2 इज इक्वल टू 𝜇2 डिवाइड बाय 𝜇1। ठीक है, रिड्यूस मास। अब इस मॉलिक्यूल का रिड्यूस मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 12 मास ऑफ कार्बन एटम इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइड बाय मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसका आएगा 48/7। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको 𝜇1 गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 𝜇2। आपको इसका रिड्यूस मास कैलकुलेट कैसे करोगे? मास नंबर n इंटू 16 डिवाइड बाय n+16। तो इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे तो ये डिवाइड बाय ये आ गया आपके पास। इसका रेशियो आपके पास ऑलरेडी है, तो यहां से n/n+16 कितना आएगा? n यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे, सिंपल लीनियर इक्वेशन है, तो आपके पास n आएगा 13। इट मींस योर आइसोटोप ऑफ कार्बन इज कार्बन 13। फाइन। ये इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जस्ट आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि रोटेशनल फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है रिड्यूस मास के साथ। तो अगर एक मॉलिक्यूल में अगर आपने आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेंज होगा उस मास, उसका आइसोटोप का, उसका रिड्यूस मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी का हमने यूज करके उसकी उस आइसोटोप को हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द चेंज इन रोटेशनल कांस्टेंट B व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल? तो आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है H2 मॉलिक्यूल। आपने इस H2 मॉलिक्यूल के अंदर जो दो हाइड्रोजन एटम्स है उनको ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया। अब ड्यूटेरियम क्या है आपके पास? आइसोटोप है हाइड्रोजन का। सो ड्यूटेरियम, तो इस केस में इसका रिड्यूस मास कितना होगा? m मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम। तो ये हो जाएगा MH/2। मास ऑफ ड्यूटेरियम एटम इंटू मास ऑफ ड्यूटेरियम एटम डिवाइड बाय मास ऑफ ड्यूटेरियम प्लस मास ऑफ ड्यूटेरियम। तो यहां से आएगा MD/2। अब जो मास ऑफ ड्यूटेरियम होता है डेट इज ट्वाइस द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इट बिकम्स ट्वाइस द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का रिड्यूस मास कितना आया? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल। हाइड्रोजन एटम का रिड्यूस मास कितना होगा? MH/2। तो इन दोनों का यूज करके हम रोटेशनल कांस्टेंट B कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो रोटेशनल कांस्टेंट B कैसे प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस मास के? 1/μ। एंड इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है रोटेशनल कांस्टेंट का? रोटेशनल कांस्टेंट B इज इक्वल टू h/8π² म्यू आर स्क्वायर इंटू सी, वेयर म्यू आर स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने जब ये फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला रिवीजन शीट में मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को पूरा भी याद रखो एंड ये भी याद रखो कि इसकी डिपेंडेंसी क्या है रिड्यूस मास के साथ। तो रिड्यूस मास के साथ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ। तो rotational constant of deuterium molecule divided by rotational constant of hydrogen molecule will be equal to inversely proportional to reduced mass of deuterium molecule upon
न्यूमरेटर में क्या आएगा, रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो म्यू एच बाई म्यू डी जब आप करोगे तो एम एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा 1/2। फाइन, क्लियर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है, नाउ एक HCl मॉलिक्यूल है आपके पास, अगर 35Cl, यहाँ पर जो Cl क्लोरीन होता है वो 35 होता है उसका मास नंबर, अगर आप इसको रिप्लेस कर दे 37 से तो कितना चेंज आएगा रोटेशनल कांस्टेंट के अंदर। तो आप इसका 37 वाली मॉलिक्यूल का आप रिड्यूस मास कैलकुलेट कर लोगे, 1 × 37, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 1 × 37 डिवाइड बाई 1 + 37 इज इक्वल टू 37/38। ठीक है, तो अरे μ1 कितना था इस मॉलिक्यूल का, वो आपने कैलकुलेट किया 35/36। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, B2/B1 विल बी इक्वल टू μ1/μ2। तो इन दोनों का रेशियो आपके पास कितना आएगा 0.94। फाइन। जब आपको एक चीज ध्यान रखना, जब आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दो रोटेशनल कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करना है, तो आप सिंपली उसका मास नंबर पुट कर दो, जैसे क्लोरीन में आपने 35 पुट कर दिया, 37 पुट कर दिया। लेकिन अगर प्रॉपर क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द रोटेशनल कांस्टेंट, मतलब रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आपको इन मास नंबर को सबसे पहले तो केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो आंसर आता है ये एटॉमिक AMU के अंदर आता है, एंड एक AMU के अंदर कितने केजीज होता है 1.6 इंटू 10⁻27 केजी। तो वो भी बात ध्यान रखना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्टिमेट द सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट फॉर दिस मॉलिक्यूल 79 ब्रोमीन 81 ब्रोमीन, फॉर विच आपके पास रोटेशनल कांस्टेंट B गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। By what factor would the constant change when 79 bromine is replaced by 81 bromine? तो आपको चेंज किसके अंदर निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय व्हाट फैक्टर वुड द कांस्टेंट चेंज। तो कांस्टेंट मींस आपको बी के बारे में पूछ रहा है कि अगर हम ये आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर दें तो हमारा रोटेशनल कांस्टेंट बी कितना चेंज हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो रोटेशनल कांस्टेंट डी होता है उसका रिलेशन क्या होता है रोटेशनल कांस्टेंट के साथ। सॉरी, दिस इज नॉट रोटेशनल कांस्टेंट, दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट। डी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल distortion coefficient. Its relation with, first of all you have to estimate the centrifugal distortion constant. So D is equal to 4B cube divided by nu square, where nu is frequency, B is rotational constant. तो B आपके पास given है 0.0809, तो 4 टाइम्स 0.0809 का क्यूब डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 323.2 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट कितना आएगा 2.027 into 10⁻⁸ centimeter inverse. Now this centrifugal distortion coefficient is for this molecule जो आपको इनिशियली गिवन था 79 ब्रोमीन 81 ब्रोमीन। नाउ अगर हम 79 ब्रोमीन को 81 ब्रोमीन से रिप्लेस कर दें तो हमारा ये डी कैसे चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट है ये कैसे रिलेटेड है रिड्यूस मास के साथ। तो हम देखते हैं, देखो बी की जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है रिड्यूस मास के साथ डेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, तो बी क्यूब कितना होगा 1/μ क्यूब। अब जो आपकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होती है डेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में कितना आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। सो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√μ। यहां पर आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, रिमेंबर इस रिलेशन के अंदर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है डेट इज योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये नोट कर लेना अपने फॉर्मूला शीट के अंदर। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेटेड होती है रिड्यूस मास के साथ 1/√μ। तो जब इसका स्क्वायर करोगे न्यू स्क्वायर करोगे तो ये 1/μ हो जाएगा। सो डी इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इनिशियल मॉलिक्यूल था उसका हमने रिड्यूस मास कैलकुलेट कर लिया 79 इंटू 81 डिवाइड बाई 79 प्लस 81, तो आपके पास कितना है 39.99। इसका D1 आपको हमने कैलकुलेट किया था ये, तो D1 आपको पता है μ2 इस मॉलिक्यूल का रिड्यूस मास 81 इंटू 81 डिवाइड बाई 81 प्लस 81, तो 40.5 आएगा। D2 हमें कैलकुलेट करना है, तो सिंपली इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम कैसे कैलकुलेट करेंगे D2 बाई D1 इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर बाई μ2 स्क्वायर। μ1 μ2 की वैल्यू रख दी तो 0.97 आया,
0.97 को D1 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2.027 इंटू 10⁻⁸ तो आपके पास D2 की वैल्यू आ जाएगी। फाइन, इसको कैलकुलेट कर लेना। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है? ये भी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस है, ठीक है। जितने अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे और कर पाओगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास है, द फर्स्ट लाइन इन द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ HCl मॉलिक्यूल एट दिस। तो फर्स्ट लाइन की आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है HCl मॉलिक्यूल के अंदर। फर्स्ट लाइन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ HCl मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन द एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर दिस। अब आपको मासेस किसके अंदर गिवन है? एटॉमिक यूनिट के अंदर, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोटेशनल कांस्टेंट B कैलकुलेट करते हैं, तभी हम बॉन्ड लेंथ निकाल पाएंगे। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? R। एंड बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन होता है B के साथ? B इज H/8 पाई म्यू R²C। तो अगर हम एक बार B कैलकुलेट कर लेंगे तो हम यहां से R कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज बॉन्ड लेंथ। म्यू रिड्यूस मास है HCl का, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। C स्पीड ऑफ लाइट है, वो भी हमें गिवन है, पता होता है हमें, 3 × 10⁸। तो हम पहले रोटेशनल कांस्टेंट B निकालते हैं। सो द रोटेशनल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू रोटेशनल लेवल इज गिवन बाय, or you can say the frequency of any transition from J to J+1 is given by 2B into J+1। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास कब आती है? देखो, ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा है किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का। फर्स्ट लाइन आपके पास आती है जब आपका ट्रांजिशन J इक्वल्स टू 0 से J इक्वल्स टू 1 पर, मीन्स ये वाली लाइन, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट लाइन। तो इसके लिए हमारे पास J की वैल्यू क्या होगी? 0। जो अपर लेवल होता है उसको हम J+1 से डिनोट करते हैं, लोअर लेवल को J से। सेकेंड लाइन आपके पास आती है जब J इक्वल्स टू 1 से J इक्वल्स टू 2 पर ट्रांजिशन होता है। थर्ड लाइन फ्रॉम J इक्वल्स टू 2 to J इक्वल्स टू 3, then again 3 to 4, 4 to 5। So these are various lines in the rotational spectrum of diatomic molecule। ध्यान रखना, जब ये फॉर्मूला लिखोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल इज गिवन बाय 2B J+1, जहां पे J क्या होता है? लोअर लेवल की रोटेशनल क्वांटम नंबर। J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर एंड लोअर लेवल का। तो फर्स्ट लाइन के लिए हमारा लोअर लेवल क्या है? J इक्वल्स टू 1 to J इक्वल्स टू, सॉरी, J इक्वल्स टू 0 to J इक्वल्स टू 1। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप J इक्वल्स टू 0 पुट करोगे सबसे पहले। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन कितनी आएगी? सिंपली 2B, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन गिवन है 21.18, तो यहां से B आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 0 पुट किया फर्स्ट लाइन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रम, तो यहां से B कितना है? 21.18 डिवाइड बाई 2। सो योर B रोटेशनल कांस्टेंट इज 10.59। जब हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट आ गया है सेंटीमीटर इनवर्स में, नाउ वी कैन इजीली फाइंड द bond length। So rotational constant H/8 pi square IC, where I is moment of inertia about an axis passing through its center of gravity, and C is the speed of light, where moment of inertia is equal to mu into R square, where R is the distance between two nuclei, or you can say the bond length of the molecule, and mu is the reduced mass। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप R को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दोगे एंड B को नीचे ले आओगे, तो ये हो जाएगा एट H/8 पाई स्क्वायर म्यू BC एंड इसका अंडर रूट। तो B हमने कैलकुलेट कर लिया, रिड्यूस मास कैलकुलेट करते हैं HCl मॉलिक्यूल का। सो फॉर अ टू बॉडी सिस्टम 1/μ इज इक्वल्स टू 1/μ1 प्लस 1/μ2। तो रिड्यूस मास को हम डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ही इसको याद कर लो कि m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे प्लस करना है। तो HCl मॉलिक्यूल के केस में मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मासेस के अंदर आपको वैल्यूज गिवन है 1.008 इंटू 35.45 डिवाइड बाई 1.08 प्लस 35.45। ये आपके पास जो आएगा रिड्यूस मास, ये AMU के अंदर आएगा 0.9801। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, because one atomic mass unit is equals to 1.67 into 10⁻27 kg। तो रिड्यूस मास कितना आया? 1.63 into 10⁻27 kg। अब बॉन्ड लेंथ के अंदर सिंपली आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। बी ए है H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, 8 पाई स्क्वायर 3.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रिड्यूस मास 1.63 इंटू 10⁻27 इंटू B रोटेशनल कांस्टेंट
10.59 इंटू 3 इंटू 10⁸8। देखो यहाँ पर एक गलती हुई है, आप उस गलती को आइडेंटिफाई करो। जब भी आप बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वो सेंटीमीटर इनवर्स में आती है, ठीक है। और अगर आप इसको मीटर मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10.59 इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स है, इसके डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर है, मीन 1/सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर इनवर्स करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻², डिनोमिनेटर में करोगे तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻²। दिस विल बी इन मीटर इनवर्स। तो जब आप बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आपको इसको ध्यान रखना मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि सारी यूनिट्स आपके पास किसके अंदर है, एसआई यूनिट्स के अंदर है। प्लैंक्स कांस्टेंट भी, जो आपका मास है वो भी केजी के अंदर है, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में है। तो ध्यान से अपने रोटेशनल कांस्टेंट बी को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। यहां पर एक मिस्टेक थी, देखो अभी मेरे को ध्यान में आया। सो नोट कर लेना इसको, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना इससे क्या होगा, आपका फाइनल आंसर गलत आएगा एंड अननेसेसरी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपका बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, 1.26 एंगस्ट्रॉम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एवरेज पीरियड ऑफ रोटेशन, एवरेज पीरियड, पीरियड मींस कैपिटल टी आपसे पूछ रहा है, ऑफ HCl मॉलिक्यूल इफ इट इज इन द J इक्वल्स टू 1 स्टेट, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ HCl इज 0.1274। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कह लो, वो आपके पास कितनी गिवन है, 0.1274। गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स आर, आपको केजीज में मास दिए हुए हैं इस बार नो नीड टू कन्वर्ट दीज मासेस इनटू केजी, क्योंकि ऑलरेडी आपको केजी में दिया हुआ है। तो ठीक है, मतलब रिड्यूस मास से, बॉन्ड लेंथ से, हम J इक्वल्स टू 1 से हम कुछ निकाल सकते हैं एंड हम यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से हम एंगुलर मोमेंटम L निकालेंगे एंड L इससे हम ओमेगा निकालेंगे एंड ओमेगा से हम टाइम पीरियड तक पहुंच जाएंगे। तो अप्रोच ये रहेगी इस क्वेश्चन की, वी हैव टू फाइंड L एंड वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। L और I के बीच में क्या रिलेशन होता है, L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। तो जब L और I मुझे मेरे पास मिल जाएंगे तो मैं ओमेगा कैलकुलेट कर सकता हूँ एंड ओमेगा का रिलेशन क्या होता है टाइम पीरियड के साथ, 2π/t। तो मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन आ जाएगा। सो दिस इज माय अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज वो सबसे इजी है। बॉन्ड लेंथ गिवन है, रिड्यूस मासेस गिवन है। सो रिड्यूस मास कितना होगा, mh इंटू MCl डिवाइड बाई MH प्लस MCl इंटू R²। सारी वैल्यूज SI यूनिट के अंदर पुट कर दी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, 2.64 इंटू 10⁻⁻47 kg मीटर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशनल लेवल J इज गिवन बाय, ये नया फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला शीट के अंदर भी नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखना, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन जी अरुल दास में आपको मिल जाएंगे या फिर राजकुमार की जो बुक है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। सो ध्यान से इन क्वेश्चन को करो, अच्छे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना एक बार। जब वीडियो खत्म हो जाएगी सारे क्वेश्चन आप समझ लोगे तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। सो एंगुलर मोमेंटम L of any rotational level J is given by root J into J plus 1 into H cross। तो आप J इक्वल टू जब 1 पुट करोगे तो 1 इंटू 2, तो ये √2 हो गया। H क्रॉस की वैल्यू क्या होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 2π, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट की। तो आपके पास यहां से एंगुलर मोमेंटम कितना आया, 1.49 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये भी SI यूनिट के अंदर है, ये भी SI यूनिट के अंदर है, ध्यान रखना। अब यहां से ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। सो फ्रॉम L इज टू I ओमेगा, L विल बी इक्वल टू I इंटू ओमेगा की जगह पे मैंने पुट कर दिया 2π/t। तो यहाँ से t अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो L नीचे आ जाएगा, I इंटू 2π डिवाइड बाई L। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है मेरे पास, 2.64 इंटू 10⁻⁻47, इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाई L। तो यहाँ से आपके पास टाइम पीरियड कितना आएगा, 1.1 इंटू 10⁻12 सेकेंड। देखो कितना छोटा नंबर है, मतलब 1 सेकेंड का 10⁻12 जब आप हिस्से कर दोगे तो उस सेकंड में हमारा मॉलिक्यूल रोटेट करता है, ठीक है। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सो गाइस इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। सो प्लीज इस वीडियो के बाद आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए थोड़ा सा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए
और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को भेजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम की तैयारी करते रहिए अपनी अच्छे से। बाय बाय।